हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी 5 मिनट सीरीज में, जिसमें हम हर दिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेके आते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है देन यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट और वहां पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो उन टॉपिक्स को भी आपने जरूर देखना है। आज की हमारी क्लास जो है ये रहने वाली है अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम वन बाय वन एक एक करके सारी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करो। जैसे अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन से ही देखें तो 2019 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सिंपल है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 9th शेड्यूल जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सो इट इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुई है और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2019 के अंदर पूछा गया है और स्टेट लेवल पे भी जब आप देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोज की गई, उनके सरकार के द्वारा प्रपोज की गई और पास होती है 18 जून 1951 के अंदर, जिसके तहत हमारे कई आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज द 9th शेड्यूल। एंड एक आपने आर्टिकल 31A एंड 31B के बारे में सुना होगा जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको अमेंड किया गया या ऐड किया गया जैसे 9th शेड्यूल। देन मेजर रीजंस क्या रहे हैं, क्यों ये अमेंडमेंट की गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 1950 में आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो और 1951 में जाके आपको चेंजेस भी करने पड़ रहे हैं। सो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन था वो था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और वहीं पे सरकार की पॉलिसीज जो आ रही थी उसमें जमींदारी सिस्टम को हटाने की बात की जा रही थी। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे ऑटोमेटिकली सरकार कुछ प्रॉपर्टी उनकी एक्विजिट करेगी और उस प्रॉपर्टी को फिर क्या है गरीबों के अंदर या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब एक तरीके से लैंड रिसोर्सेज को मेंटेन करने की सरकार कोशिश कर रही थी जमींदारी सिस्टम को खत्म करके। अब जब ये चीज की जाएगी, जब सरकार एक्वायर करेगी प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाला पर्सन कोर्ट के पास जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने मुझे फंडामेंटल राइट दे रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपकी सरकार ये सब कर रही है। तो वहां पे कोर्ट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फैसला देगी और सरकार को सेटबैक देखना पड़ेगा। सो इसीलिए सरकार ने 1951 के अंदर ही अमेंडमेंट जो है उसको कर दिया। सो मेजर रीजन वाज द जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, स्पेशली रिलेटेड टू सेफ्टी लॉज, पब्लिक सेफ्टी लॉज, प्रेस रिलेटेड लॉज एंड क्रिमिनल प्रोविजंस एंड स्पेशली रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इस अमेंडमेंट के साथ ऐड की जाती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजर चेंज जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है कि आज राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पहले अगर आप देखो आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट्स में जो लिखा गया है एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F जो कि आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर देखने को मिलता था, ये दोनों बात करते थे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में, होल्ड करने के बारे में, डिस्पोज करने के बारे में, राइट। इन तीनों चीजों की बात की जा रही है। सरकार ने यहाँ पे क्या किया, इस फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड की। इसको हटाया नहीं, हटाया जाएगा 44th अमेंडमेंट से। कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड की जिससे सरकार ने बोला कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो हुआ। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड की जाती हैं। जैसे अगर आपको पता हो आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 है, A, B, C इस तरीके से जो सब क्लॉजेस भी हैं ये बात करते हैं अधिकार के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है ये बात करता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं वो ऐड की गई, मतलब रिस्ट्रिक्शंस का जो एरिया था उसको ब्रॉडन किया गया। कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस,
फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्री, इनको ऐड किया गया, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया, कुछ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और आज अगर आप क्लॉज 2 के अंदर देखोगे तो आपको टोटल 8 डिफरेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी, जिनके बेसिस के ऊपर आपका राइट टू फ्रीडम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। तो ये 8 हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। आई होप इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, राइट। तीसरा जो हमारे पास बड़ा चेंज आता है दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो SC ST के एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो बात करते हैं अबाउट द रिजर्वेशन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली, एंड 16 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वहां पे SC ST को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो ये क्लॉजेज, ये आर्टिकल्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मेजर चेंज जो होता है पावर ऑफ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 46 जो कि DPSP का आर्टिकल है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं जहां पे बोला जाता है कि सरकार को कुछ खास स्टेप्स लेने चाहिए एजुकेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे SC STs की इंप्रूवमेंट करवाने के लिए, राइट, उनकी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। अगर आप इस डाटा को देखो ध्यान से तो ये डाटा बताता है फैकल्टी इन हायर एजुकेशन। दो इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, IIM दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड IIT दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें सारे इंस्टीट्यूशंस का डाटा नहीं है लेकिन मेजॉरिटी का है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलता है कि वहां की फैकल्टी में IIM में आपके पास 74 जो फैकल्टी है, 74% जो फैकल्टी है वो कहां से है, जर्नल कैटेगरी से है। SC से अगर आप देखोगे 0.8%, ST से 0.2%, OBC से 2.6%, बहुत कम है। वैसे ही IITs में भी 81% जो फैकल्टी है वो क्या है आपकी जर्नल कम्युनिटी से, और SC से 2.2%, ST से 0.3% एंड OBC से 5.4%। तो मतलब कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और इसीलिए सरकार को कुछ खास करने की जरूरत है। मतलब डाटा आज का है लेकिन उस टाइम पे हालात इससे भी बद से बदतर थे, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो मेजर चेंज में आता है दैट इज द 9th शेड्यूल, जिसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट 5 मिनट सीरीज की वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो 9th शेड्यूल ऐड किया गया क्यों, इसके अंदर जो लॉज को, जो रेगुलेशंस को रखा जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जुडिशरी की कंट्रोल से वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर हो जाएंगे। इस पर्पस के साथ 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। और जब इसको ऐड किया गया इसमें टोटल 13 लॉज को रखा गया था। आज एज ऑफ 2024 देखते हो तो गिनती करोगे तो 284 लॉज इसमें आ जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन वगैरह चेक करोगे तो 284 ही दिखाया जाता है नंबरिंग में, बट एक्चुअल में ये 282 है, क्योंकि दो इसमें से जो प्रोविजंस है उनको रिमूव कर दिया गया था। नंबरिंग में देखोगे 284 तक जाएगा, एंट्री नंबर 1, 2 एंड 284 तक जाएगा। वैसे नंबर काउंट करोगे तो 284 आपका 282 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देन आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31A जो खास तौर पे ऐड किए गए थे जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था। तो मतलब ये सारे मेजर चेंजेस जो हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमें देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।